अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और पीएचडी की तैयारी चल रही है ज़ोरों शोर के साथ यकीनन। अच्छा, मुझे एक बड़ी कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है आपके मैसेजेस के ज़रिए। अभी तक शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से दे देंगे, हमें क्या तैयारी करनी है। और हम देखें, बुक से बाहर नहीं जा सकते। हमें पहले अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी बुक है। हम पूरी बुक पढ़ेंगे, उसके उनके सब्जेक्ट्स को, उनके चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही सवाल आएँ, लेकिन उससे मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं। मैं आपके सामने ये पीएचडी का पेपर है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है? सारे पोर्शंस जिस हद तक हो सकेगा। अब देखो, पहले तो इसकी जो है आप फिज़िकलिटी समझ लो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। 20 मार्क्स की आपकी उर्दू है, और उर्दू को लोग बड़ा हल्का ले रहे थे, और जो है ना, बड़े बड़े बुत गिरे हैं इस दफ़ा। जो समझ रहे थे हम मैथ्स के बहुत बड़े चीते हैं, लोग उर्दू में वो फ़ेल हो गए। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे 70-80 मार्क्स का कि आपने उर्दू में 3-4 मार्क्स लिए हैं, और भले ही आपने 20-20 मार्क्स लिए हों साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, आपकी वो 45% वाला क्राइटेरिया रह गया, आपके ये 80-70 मार्क्स किसी काम के नहीं है, आप फ़ेल हो गए भाई। ठीक है? तो हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट है भाई, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये पीएचडी के पेपर में तो 20 क्वेश्चन हैं, जीएसटी में भी 20 थे। और उसके बाद सोशल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इथिक्स, 20 क्वेश्चंस, ठीक है? इंग्लिश के 20, मैथ्स के 20, साइंस के 20। तो इसमें पूरा 20-20 का पोर्शन है, और हर पोर्शन में हमें कम से कम 9 सवाल सही करने हैं, ताकि 45% का क्राइटेरिया पूरा हो और हम पास तो हो जाएं। फिर वो यूनिट वाइज जो लिस्ट आती है बनेगी, उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फिर अल्लाह मालिक है। कम से कम टेस्ट तो पास करो, सही है? अच्छा देखो, पार्ट 1 आ रहा है। ये तो जो हमारे सिंधी भाई हैं उनके लिए। सिंधी का भी बड़ा हार्ड आया था, जो मेरे दोस्त यारों कह रहे थे यार सिंधी ग्रामर भी उन्होंने बहुत हार्ड दिए, अजीब पेपर बनाया। खैर, उर्दू का ठीक है, यहाँ हमारा उर्दू का पोर्शन आ गया है। अच्छा, हिस्सा अव्वल जो होता है वो नसर होता है। नसर का मतलब है चैप्टर्स में से इस तरह से वो कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसे सयाक़ व सबाक़ पूछ लेंगे, कोई ऐसा पैसेज दे के उसमें से कुछ पूछ लेंगे। सेकंड पोर्शन नज़म का होगा, और तीसरा जो पोर्शन होगा वो नहू का होगा। नहू का मतलब वही इसी तरह के सवालात, ये मैं दिखा दूँ। सेकंड पोर्शन नज़म, और तीसरा कहाँ गया, ये रहा, ये सरफ़ नहू होगा। सरफ़ नहू के अंदर यही अल्फाज मुतरादिफ़ और मुतज़ाद और वाहिद जमा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। अब ये जो आपके सामने सैम्पल पेपर इन्होंने दिया हुआ है उर्दू में, ये जो पूरा इन्होंने ये जो लिया हुआ है ना, ये सारा का सारा आप कह लेंगे पैसेज जो लिया हुआ है इन्होंने, ये लिया हुआ है क्लास 6 की बुक में जो चैप्टर है बी अम्मा का, वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, ये अली बरादरान की क़ैद के ज़माने में बी अम्मा, तो ये वहाँ से लिया हुआ है पूरा। अब जिसने पढ़ा हुआ उसको कोई टेंशन नहीं होगी भाई, मैंने तो एक एक चैप्टर पढ़ के फिर सारे एमसीक्यूज़ निकाले थे, तो मेरे जहन में ये चीज़ें काफ़ी हद तक फीड हैं। लेकिन ये आपसे पूरा पैसेज नहीं पूछ रहा, ये जो अंडरलाइन चीज़ें की हुई हैं ना, ये आप उसमें से पूछेगा। अब देखो, पहला सवाल आ रहा है, ज़ेर नज़र इबारत अदब की सिन्फ है जिसे कहते हैं। अब ये जो पूरी इबारत है, ये बता रहा है भाई कि तुमने पढ़ लिया ना पूरा, अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? क्या ये खाका है? क्या ये समाना उम्री है? क्या ये शख्सियत निगारी है? क्या ये आप बीती है? तो इसको मैं अच्छी तरह डिस्कस करके आ चुका हूँ। आप में से जिसने वीडियो देखी होगी पहले, वो उसका सही आंसर बता देगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आई थॉट कि इसको क्लियर किया जाए। देखो, आप बीती जो होती है ना, वो किसी इंसान के ऊपर कोई चीज़ बीती तो वो अपने अल्फाजों में उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। लाइक मैं 2 साल का था तो मैं यहाँ गया, मैं 5 साल का हुआ, फिर बड़ा हुआ, मैंने यहाँ तालीम हासिल करी, मैंने इस कंपनी में जॉब करी, मैं कराची गया, मैं लाहौर गया। वो मैं बहुत चल रही होती है उसमें, ठीक है? तो वो अपने बारे में, अपने ऊपर बीते हुए जो हालात है ना, वो बता रहा होता है, उसको कहते हैं आप बीती। तो अगर आप इसको देखो ना यहाँ पे, तो इसमें कहीं भी बी अम्मा खुद नहीं कह रही हैं मेरे 2 बेटे थे, और एक का नाम शौकत अली था, एक का जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जोहर था, मैंने उनको ये कहा। मैं बी अम्मा ने कुछ लिखा ही नहीं अपने बारे में, तो ये आप बीती तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, शख्सियत निगारी और खाका एक ही चीज़ होती है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ उसमें। शख्सियत निगारी में होता है कोई और शख्स आपके बारे में लिख रहा होता है। लाइक सर सैयद, अगर मैं सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत निगारी करूँ तो वो इस तरह से होगी कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो
छोटे कद के जो है थोड़े से वज़नदार इंसान थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी, वो एक रेड कलर का कैप पहनते थे। सर सैयद ख़ान के चलने का अंदाज़ ये था, उनके कहने का अंदाज़ ये था। मैं उनकी हर हरकत और सकनात और उनकी शख्सियत के बारे में जो है ना मैं बता रहा हूँ। तो ये बायोग्राफ़ी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये शख्सियत निगारी, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बी अम्मा के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि उन बी अम्मा कैसी थी, उनका कद कैसा था, उनके खाने पीने का अंदाज़ कैसा था, ठीक है। और वो कैसे उठती बैठती थी, किस तरह से चलती थी, क्या सोचती थी, वो नहीं बताया जा रहा, शख्सियत निगारी नहीं हो रही है, ठीक है। और खाका जो है वो भी यही होता है, लेकिन खाका जो है वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब कम अल्फाज के अंदर जो है ना किसी बंदे को डिफ़ाइन कर दिया जाता है, उसकी हरकत सकनात उसकी आदत को। तो ये खाका भी नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर ये जो उन्होंने फ्रेज़ उठाया या ये जो चैप्टर पूरा है वहाँ 6th क्लास में बी अम्मा, ये समाना उम्री है, ठीक है। समाना जो है सानहे से निकला है। सानहे का मतलब होता है वाक़यात, किसी की ज़िंदगी में वाक़यात अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर लिखना शुरू करो तो वो समाना उम्री होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इस सन में पैदा हुई, फिर यहाँ गई, फिर ये किया, इनको ये लक़ब मिला, इनके ये बेटे हुए और इनके बेटों ने ये काम किया, खिलाफत के लिए इन्होंने ये काम किया। ये जो इवेंट्स आ रहे हैं ना सीक्वेंस वाइज, शुरू से लेके आखिर तक मौत तक के इवेंट्स, उनको अगर लिख देना, सीक्वेंस वाइज लिख देना किसी के बारे में, उन इवेंट्स को उसकी लाइफ के, उसको कहते हैं समाना उम्री। तो ये जो पैसेज उन्होंने दिया हुआ है ना, ये है समाना उम्री, ठीक है। इस तरह से सवाल आएंगे आपके पास, तो आप समझ लेंगे किस तरह से स्टडी करनी है आपको। उसके बाद इन्होंने कहा है दर्जे बाला नसर पारा में ख़त कशीदा जुमलों में 3 रमूज़ औक़ाफ़ मुस्तामिल हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है दर्जे बाला, बाला का मतलब होता है ऊंचा या ये ऊपर दिया गया। ये वर्ड बाला भी आया भी था, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया लास्ट वीडियो में। बाला जो है यानी ये ऊपर जो ये अल्फाज हैं, इसमें ख़त कशीदा जुमले, यानी वो जुमले जिनके नीचे ख़त लगी हुई है या ये लाइन हुए, अंडरलाइन सेंटेंस जो हैं। कह रहे हैं कि इन अंडरलाइन सेंटेंस के अंदर आप रमूज़ औक़ाफ़ ढूँढें। अब रमूज़ औक़ाफ़ क्या होते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है पूरी, देख लो जाके। फिर कमेंट करते हो सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब बना हुआ यार, वीडियो तो देखो जाके। इसको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रमूज़ औक़ाफ़ को। ये जो डॉट्स होते हैं और आप कह लेंगे जिन्हें हम सेमी कॉलन, कॉलन और फुल स्टॉप, और ये जो इंग्लिश में कहते हैं इनको, उर्दू में इनको रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन हुई हुई जो ये सेंटेंस है या जो पूरी लाइन है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें ज़रा रमूज़ औक़ाफ़ तो ढूंढ के बता दो मुझे। और इसने वो 3 4 5 6 ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से रमूज़ इसमें आ रहे हैं, रमूज़ औक़ाफ़, ठीक है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट है ना जी। जिसमें उन्होंने कहा के बाद आप ये 2 डॉट्स देख रहे हैं जिसको मैं सेमी कॉलन कहता हूँ, इसको कहते हैं तफसीली या तफसीलिया। तो एक रमूज़ तो मुझे मिल गया तफसीलिया, ठीक है। उसके बिल्कुल बाद ये जो हैं, ये इनको क्या कहते हैं हम, नाम ही निकल गया जैसे इंग्लिश में, कॉलन, सेमी कॉलन, वटएवर जो भी कहते हैं। तो ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल जुमले को एंड में ख़त्म हो रही है, सही है। इसको वावीन कहते हैं, सही है। इसको क्या कहते हैं, वावीन। हाँ ये एंड तक ही तो आ रही है ये। उसके बाद मुझे 2 रमूज़ मिल गए, ये रमूज़ मिल गया और ये रमूज़ मिल गया। उसके बाद मैं देखता हूँ आगे क्या है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद कहाँ गया, ठीक है, मकसद आज़ादी हासिल करना है। उसके बाद जुमला बंद है यहाँ पे और ये फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप को हम ख़ात्मा कहते हैं, सही है। मैं आज़ादी का वो मंज़र देखना चाहती हूँ कि जब लाल किले से यूनियन जैक उतरे और इसकी जगह मुसलमानों का परचम लहराता नज़र आया जिससे ब्रिटिश राज ने उतार फेंका था, फुल स्टॉप, ठीक है। तो मुझे 3 रमूज़ मिले, एक तफसीलिया मिला, एक मुझे यहाँ पर जो है वो वावीन मिला और एक जो है मुझे ये ख़ात्मा मिला, सही है। ठीक है जनाब। तो ये मुझे इस इबारत के अंदर क्या मिला, एक ये तफसीलिया और फिर ये सेमी कॉलन जिन्हें हम कह रहे हैं, ये वावीन कहा जाता है इसको, और फुल स्टॉप को कहते हैं ख़ात्मा। तो चलो आओ देखते हैं हमें क्या क्या इसमें जो है वो इन्होंने चॉइसेस दी हुई हैं। सक्ता, वावीन और ख़ात्मा, नहीं सक्ता कहीं भी नहीं मिला हमें। हाँ वावीन और ख़ात्मा मिला, लेकिन सक्ता तो नहीं था, तफसीलिया था। तो इसको तो क्रॉस कर देंगे। फिर वावीन, ख़ात्मा और कौसैन, तो वावीन तो मिला हमें, ये रहा वावीन, ख़ात्मा भी मिला हमें, ये फुल स्टॉप।
लेकिन कौसैन नहीं, कौसैन कहते हैं ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, उनको कौसैन कहते हैं। उसके बाद तफसीलिया, हाँ तफसीलिया मिला मुझे। उसके बाद सकता, नहीं सकता नहीं है। ख़ात्मा, हाँ ख़ात्मा मिला, तो ये भी चॉइस गलत है। फिर डी देखते हैं। उसके बाद तफसीलिया, बिल्कुल तफसीलिया ये रहा, मुझे मिला। उसके बाद वावीन, हाँ वावीन मिल गई, ये रही वावीन यहाँ से और यहाँ तक। और उसके बाद ख़ात्मा, जी बिल्कुल ख़ात्मा भी है इसके अंदर, ये ख़ात्मा किधर है और एक यहाँ पर है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब ये इस तरह से जो है ना सवाल जवाब आएंगे, आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लें। मैं आपको सारे डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ जिस हद तक मुझसे मुमकिन हो सकता है। सेकंड पार्ट में आ रहे हैं जो कि नज़म का है। कोई भी नज़म उठा के आपको दे दी जाएगी और उसके हवाले से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। नज़में देख लो अच्छी तरह से। जैसे इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने 3 और 4 के दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अच्छा, उन्होंने एक नज़म दी है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और दोबारा कर लेता हूँ। ये उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों, पढ़ लिख कर तुम अपने वतन की हरदम शान बढ़ाओ बच्चों। उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट मिसरा शुरू हो रहा है इसका। ये 2 मिसरे देने के बाद इन्होंने कहा है कि दर्जे बाला नज़म की हैयत की निशानदही कीजिए। यानी ये जो नज़म है ना, इसकी ज़रा फ़िज़िकलिटी या सिमेट्री तो बता दें कि इसको क्या कहते हैं। क्या इसमें तरकीब बंद इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या ये तरकीब बंद नज़म है? क्या ये तरजीह बंद नज़म है? क्या ये मोरा नज़म है या तसरी नज़म है? तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही काट दिएगा, मोरा नज़म, तसरी नज़म ये नहीं है कुछ भी ऐसा। इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो तरकीब बंद या तरजीह बंद। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। देखो, तरजीह बंद वो होता है कि जितने भी मिसरे होते हैं ना, उन मिसरों के बाद फिर 1 या 2 मिसरे एकदम आ जाते हैं और वो बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं उसको पूरे को, तो एक वो बंद बन जाता है। सही है। फिर दूसरा बंद स्टार्ट होता है, फिर 3 4 5 6 मिसरों के बाद एकदम से दोबारा उसको बंद करना होता है। तो उसको जो बंद करता है मिसरा, वो भी सेम मिसरा होता है जो पहले बंद के साथ होता है। यानी जितने भी अशार पहले बंद में आ रहे हैं, उनको जो मिसरा बंद कर रहा है वो भी सेम होना चाहिए। उसके बाद दूसरे बंद में जितने भी अशार आ रहे हैं, उनको जो बंद कर रहा है मिसरा, वो भी सेम होना चाहिए। सेम गोज फॉर थर्ड वन, फोर्थ वन। तो ऐसी जो फिज़िकलिटी बनती है उसको हम कहते हैं तरजीह बंद। लाइक अब यहाँ पर आप देखो, ये 1 2 3 4, इन 4 मिसरों के बाद 5वां और छठा मिसरा जो आ रहा है वो है उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। ठीक है, हमने देख लिया। अब जो है ठीक है जनाब, तो समझ में आया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, सॉरी पॉज़ आया थोड़ा सा, अज़ान हो रही थी इसलिए मैंने इसको रोका। मैं आपसे कह रहा था कि जो पहले पहले बंद में जितने भी मिसरे आ रहे हैं, इनको जो है बंद करने वाला जो बीच में मिसरा आएगा वो सेम होना चाहिए दूसरे बंद में भी, और फिर तीसरे में भी और चौथे में भी। तो दूसरे बंद में देखो, दूसरे बंद में मिसरे चेंज हैं। लाइक यहाँ पर अपने वतन पर मरना सीखो, सिर्फ खुदा से डरना सीखो, ये बिल्कुल ही चेंज मिसरे हैं पहले बंद से। पहले बंद में क्या था, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी का, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब इस सेकंड वाले मिसरों को बंद किया जाएगा तो देखो वही सेम शेर आ रहा है, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। सही है, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों, ये दोनों सेम है। पहले बंद को बंद करने वाला शेर भी सेम और दूसरे बंद को बंद करने वाला शेर भी सेम, तीसरे को भी बंद करने वाला शेर जो है वो भी सेम। इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो उसको हम कहते हैं तरजीह बंद। ठीक है, तरजीह बंद। और तरकीब बंद जो है ना, इसका थोड़ा सा अपोजिट है सारी वही कंडीशन। तरकीब बंद के अंदर क्या होता है कि ये जो अशार होते हैं ना, ये लाइक ये उछलो कूदो आओ बच्चों हर जगह रिपीट हो रहा है सेम। हर बंद को बंद करने के लिए ये जो है ये शेर जो है ये रिपीट हो रहा है। तरजीह बंद के अंदर बंद तो बंद होता है, लेकिन हर दफ़ा जो है ज़रूरी नहीं है कि ये शेर रिपीट हो। सही है, लाइक उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों, ये पहले को कर रहा है, दूसरे में ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग आ जाए। ठीक है, तो बंद तो होगा बंद, लेकिन शेर में जो है ना डिफरेंस आ सकता है, तो वो फिर तरकीब बंद हो जाता है। ये जो एग्जांपल दी हुई है तरजीह बंद की है, क्योंकि हर शेर जो है जितने भी मिसरे हैं उनको जो क्लोज़ किया जा रहा है, पहले बंद में, दूसरे में, तीसरे में, सब में जो है वो एक ही जो है वो शेर आ रहा है। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी निकालने की कोशिश की थी यहाँ पर जी। अभी है ना, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, ये जो है ना ये भी तरजीह बंद की
मिसाल है। आप देखो उसमें पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा और पाँचवां मिसरा जो है उसको बंद कर रहा है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ। ये पहला एक बंद हो गया। अब सेकंड बंद स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर उसको जो बंद करने वाला है वो भी यही है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ। ये रिपीटेशन हो रही है, यानी जब भी बंद करना होता है ना मिसरों को तो सेम जो है वो मिसरा जो है वो रिपीट हो रहा है। ये भी तरजीह बंद की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और तरकीब बंद की एग्जाम्पल देखनी हो तो आदमी नामा पढ़ लेना। अब इसमें उर्दू में नहीं लिखा हुआ इसलिए, वरना मैं आपको और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर देता। नज़ीर अकबर आबादी की वैसे ही बड़ी मज़े की फ़नी पोम है ये पढ़ लिएगा यहाँ से, तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो बंद हो रहा है ना यार, वो पहले मिसरे में तो कुछ था, दूसरे मिसरे में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो तरकीब बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। तो समझ में आया। ये जो कंडीशन है ये फ़िलहाल तरजीह बंद की कंडीशन है, ये बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये आपसे कह रहा है मज़कूरा नज़म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, इसको शायराना इस्तिलाह में क्या कहते हैं। इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 बंद, 5 बंद, 4 बंद, इस तरह की अगर हैयत होती है या इस तरह की अगर फ़िज़िकलिटी होती है तो उसको शायराना इस्तिलाह में क्या कहते हैं, ठीक है। पहले तो गिनो मिसरे कितने हैं। उछलो कूदो आओ बच्चों एक मिसरा, गीत खुशी के गाओ बच्चों 2, 3, 4, 5 और 6, सही है, 6 हैं ये। तो 6 को हम बोलते हैं मुसद्दस, ठीक है, मुसद्दस कहते हैं। 5 अगर होंगे तो उसको मुखम्मस कहेंगे, 4 होगा तो उसको रुबाई कहेंगे। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सरफ़ नहू स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर वही अल्फाज मायने वगैरह और इस तरह की चीज़ें, एराब लगाना और अल्फाज मुतरादिफ़ खाली जगह पुर करें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, अच्छा ये बोल रहे हैं ग़ुलाम की मोन्नस क्या है। ग़ुलाम की मोन्नस जो है वो आया, ये नहीं होगी, ग़ुलामन नहीं होता, ठीक है। नौकरानी नौकर की मोन्नस होती है, तो ग़ुलाम की मोन्नस सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चल रहे हैं, खाली जगह पुर करने के लिए दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। अब इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, डॉक्टर अहमद माहिर है हर अमराज का, हर मरीज़ा का, हर मर्ज़ का, हर मराइज़ का। तो जो उर्दू से फेमिलियरिटी थोड़ी बहुत रखते हैं वो ठग से बोलेंगे कि हर अमराज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डॉक्टर अहमद माहिर है, अगर तमाम आता ना यहाँ पे तमाम अमराज का, तो फिर ये सही होता, तो ये तो नहीं है। हर मरीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे तो कोई बताया नहीं है कि मर्द को ट्रीट करेगा या औरत को, और तो इसलिए हर मरीज़ा का ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ से। हर मराइज़ क्या होता है, हर मराइज़ कोई लफ्ज़ नहीं होता, हर मराइज़ को ही लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। अब यही बचा है ऑप्शन हर मर्ज़ का, दैट शुड बी द राइट आंसर। डॉक्टर अहमद माहिर है हर मर्ज़ का, ठीक है। वाह डॉक्टर अहमद, क्या बात है तुम्हारी। चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा, ईथिक्स के अंदर और इस्लामियत, अच्छा इसमें आप ये यार बड़ा इतना टफ़ है, इसमें इस्लामियत भी है, इसमें ईथिक्स भी है, इसमें करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है। हू नोज़ के ये कहाँ से क्या चीज़ उठा के दे दें, तो इस पर तो लग पर हैं सब, अल्लाह ताला आसानी करें। बाकी इस्लामियत पढ़ सकते हो आप, ईथिक्स पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। सोशल स्टडीज़ भी देख लो, और ये डिपेंड करेगा, इस पोर्शन की सक्सेस डिपेंड करेगी आपकी एजुकेशनल जर्नी पे। आपने जितना पहले पढ़ा हुआ होगा ना, जितना आपको नॉलेज होगी, उस पर डिपेंड करेगा। 2-4 दिन का खेल नहीं है भैया ये, या 1 महीने में भी मैं कह सकता हूँ कि कोई जनरल नॉलेज या ईथिक्स या सोशल स्टडीज़ को नहीं पढ़ सकता, करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ सकता। जो पढ़ता हुआ आ रहा होगा ना, उसी की जीत है इसमें। तो प्लीज़ ये मैसेज करना छोड़ दें कि सर ये करा दें, ये करा दें। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में ये चीज़ें नहीं होती, ये तो पूरी एक जर्नी होती है भाई। अच्छा खैर, रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़र्ज़ी इबादत के बाद, ये मेरे जीएसटी के पेपर में आया था ये सवाल, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नज़र से ये इबारत गुजर गई थी। इस्लामियत की 8 क्लास की बुक में ये, ठीक है। रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़र्ज़ी इबादत के बाद सुन्नत है, सवाब है, फ़र्ज़ है या जायज़ है। तो रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़र्ज़ी इबादत के बाद फ़र्ज़ है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, फ़र्ज़ी इबादत के बाद फ़र्ज़ है। जी हाँ, रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए इतना ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि फ़र्ज़ इबादत तो जो हैं वो हैं, लेकिन इसको भी कहा है कि ये भी एक तरह से एक फ़र्ज़ इबादत है। जैसे हम कहते हैं ना कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, तो क्या वो फ़राइज़ में शामिल है? नहीं, वो फ़राइज़ में शामिल नहीं है। मतलब ये जो काम है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसको फ़र्ज़ से अहमियत दी है। इसी तरह से रिज़्क़ हलाल
तलाश करने की इतनी इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर इतना एम्फेसाइज़ किया गया है, इतना उसको हाईलाइट किया गया है कि ये फ़र्ज़ से तशबीह दी है। तो रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़र्ज़ इबादत के बाद एक फ़र्ज़ इबादत है या फ़र्ज़ है, सही है। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या है, आप देखो ये मुझे याद है ये चीज़ें, किसी को याद होंगी, किसी को नहीं होंगी, तो जिसको नहीं याद होंगी वो तो बेचारा गया ना यहाँ पे। अब मुझे तो यूँ याद है क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, तो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है। हज़रत इदरीस का पेशा ये दर्जी थे, ठीक है। उनको जो है वो टेलरिंग का जो है ना स्किल था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है जनाब। तो इदरीस अलैहिस्सलाम जो है उनका पेशा जो है वो जी, इदरीस अलैहिस्सलाम जो उनका पेशा जो है वो दर्जी का था, सही। अब आगे चल रहे हैं। सिंध पर हमले के बाद मोहम्मद बिन कासिम के पास कितनी मंजीक़ें थीं, जो सवाल आ चुका था, या मैंने कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट भी किया था, आप लोगों के उस पर रिप्लाई भी आ रहे थे। ये 5 इज़ द राइट आंसर। 5 मंजीक़ें थीं और किसी ने वहाँ पे रिप्लाई किया था कि उरूसा नाम की जो मंजीक़ है वो सबसे बड़ी मंजीक़ थी। ये इस्लामियत की 8 क्लास की बुक में, तो ये तो सब हमको पता है, इस तरह की नॉलेज तो पता है हमें, ठीक है। सोशल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज में से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे में हरा कलर या ग्रीन कलर ज़ाहिर करता है अमन को, खुशहाली को, वक़ार को या इत्तिहाद को। तो अमन को तो वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वक़ार और इत्तिहाद को ये रिप्रेजेंट नहीं करता ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, इनको रिप्रेजेंट करता है। सो बी इज़ द राइट आंसर, सही है। आगे, मुग़लों ने सिंध को अपनी सल्तनत में कब शामिल किया। अब अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मुग़ल आए थे सिंध में, ये तकरीबन 16वीं सदी के से पहले स्टार्ट में। एग्जैक्ट जो ईयर है वो ये है 591 से लेके ये 17वीं सदी तक जो है इनका वो चलता रहा। उसके बाद फिर ज़वाल स्टार्ट हो गया मुग़लों का। तो 591 इज़ द राइट आंसर। ये सिंध में 1591 में जो है ईस्वी में आए थे ये, ठीक है। उसके बाद कायद आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए थे। ओके, कायद आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए थे, क्या ऑप्शन दे रहे हो। नेहरू रिपोर्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट से पहले, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद, इलाहाबाद के ख़िताब के बाद। इलाहाबाद का ख़िताब बड़ा मशहूर ख़िताब हुआ था 1930 में। अच्छा देखो, अब इसकी सेमेट्री याद रख लो, सिंपल है। सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन आया है, उसको जो है वो रिजेक्ट किया दोनों ने, मुस्लिम लीग ने भी और उन्होंने। उसके ऊपर नेहरू 1928 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी। तो नेहरू रिपोर्ट में ऐसे पॉइंट्स थे जो मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं थे, तो उसके रिप्लाई में, नेहरू रिपोर्ट के रिप्लाई में 1929 में कायद आज़म ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए, 14 निकात। तो ये नेहरू रिपोर्ट के बाद दिए, यानी 1928 में नेहरू की रिपोर्ट आई, उसके बाद अगले साल 1929 में 14 नुकात दिए कायद आज़म ने। अब ये मेरी नॉलेज में है तो देखो मैं बच गया। अब ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, मेंटल कैपेसिटी पे, आपकी नॉलेज पे, कि आपने कितना इसको जो है वो पढ़ा हुआ है। इंग्लिश का पोर्शन भी ऐसे ही आता है कि आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उससे एक दो क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। ये तो एट अ टाइम सॉल्व करने वाली चीज़ें होती हैं। फिर साइनोनियम्स दे दिए जाएंगे, एंटोनियम्स दे दिए जाएंगे, प्रीपोजिशन, थोड़ा सा इसको चलो देख लेते हैं। ये कह रहा था, फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन 2010 affected people in all 4 provinces of Pakistan. Thousands of people lost their family members, relatives or friends. Thousands, in fact hundreds of thousands, become homeless. Huge area of land were flooded and the crops were destroyed. People lost their cattle, chickens and other source of income, but people had faith in Allah. They did not give up hope. Soon things started to change for the better for many of them. ठीक है, अब ये जो है पैसेज आपको दिया, इसमें से आप सवाल पूछ रहा है आपसे, ये अंडरलाइन किया उसने, एक ये यहाँ से उठाया इसने, 1000 इन फैक्ट ऑफ 100 of 1000, और इसके बारे में पूछेगा कुछ। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ना, 1000 in fact 100 of thousands became homeless. The underlined word in the above sentence means, ये जो अंडरलाइन की हुए सेंटेंस का मतलब बताएं। काउंटलेस पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एज मैनी पीपल एज यू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। देखो, काउंटलेस पीपल का मतलब है, तो फिर तो काउंटलेस का मतलब तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, 1000, 100,000, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एज मैनी पीपल एज यू थिंक, तो मैं तो बिलियंस की तादाद में सोच सकता हूँ, ट्रिलियंस की तादाद में सोच सकता हूँ मैं, तो
मेरे माइंड पे अगर छोड़ें तो मैं तो पता नहीं कि क्या क्या सोच जाऊँगा, कहाँ तक, मैं भी काउंटलेस लेवल तक जा सकता हूँ, इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। तो उससे ये ऑप्शन भी गलत है। अ लॉट ऑफ पीपल और अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, इन दोनों में सही जो है वो अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल होगा, बिकॉज देयर आर सम नंबर्स इंक्लूडेड इन दिस। कुछ थाउजेंड्स और हंड्रेड थाउजेंड्स की इन्होंने जो है वो डेमोस्ट्रेशन दी हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। द वर्ब लॉस्ट यूज्ड इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ। ये कह रहे हैं लॉस्ट जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है किसकी? लॉस की, लूज़ की, लॉस्ट की या लूज़ की। ठीक है, तो लॉस्ट की सेकंड फॉर्म लॉस्ट तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी ये वाला जो लूज़ होता है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर टाइट हुई हुई है तो उसको हमने लूज़ कर दिया। सही है, कोई नट जो है वो टाइट हो गया तो उसको मैंने लूज़ कर दिया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि लॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ का ज़ाया हो जाना, है ना यार। आई लॉस्ट माई कीज़, मेरी जो है वो चाबियाँ जो है वो खो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। तो ये वर्ड भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बाकी बचा ये लूज़ और ये लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़ाया होना, ऑब्वियसली खोना, लेकिन मोस्टली ये लॉस वर्ड जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यानी पैसे अगर आपके कहीं ज़ाया हो जाएँ तो उस चीज़ में, उसमें मोस्टली ये वहाँ पर आता है। तो इसका कम्बिनेशन इसके साथ नहीं बन रहा। लूज़ ये वाहिद एक ऐसा वर्ड है जिसकी आप देखेंगे अगर उसका सेकंड वर्ब तो आपको लॉस्ट ही मिलेगा। ठीक है, लूज़ का मतलब किसी चीज़ का खो जाना, लॉस्ट कोई चीज़ खो गई, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है। ठीक है, दैट्स हाउ। आप चीज़ों को उस तरह से देखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइनोनियम्स एंटोनियम्स, यहाँ पर भी मैं वही एग्जैक्ट बात करूँगा कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आएगा। मिलियंस और बिलियंस की तादाद में जो है ना वो कह लें कि वर्ड्स हैं, उनके कितने साइनोनिम्स याद रख लोगे, कितने एंटोनियम्स याद रख लोगे। मैं आपको 200 300 400 500 एंटोनियम्स करा दूं और अगर वो 501वां एंटोनियम दे दे आपको, तो फिर आपकी वो पिछली पुरानी मेहनत तो ज़ाया हो गई। 500 600 एंटोनियम्स याद करना फजूल हो गए। तो ये भी आपके लक पर और आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। कभी कभी बहुत आसान आ जाती हैं चीज़ें, कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं। इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होती। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मानसून जो है, अभी देखो ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पर मैं आपके सामने इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ और मेरी पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड पे मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत अच्छी एंटोनियम साइनोनियम्स होगी, वो ठक से कर लेते हैं चीज़ों को। सही है, लाइक देखो मॉनसून, अब इसका साइनोनियम ढूंढो। अ पीरियड ऑफ हैवी रेन्स, अ स्ट्रॉन्ग विंड इन एशिया, विंड दैट ब्रिंग्स रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन विंटर, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो रेन। तो अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब रेन नहीं होती तो वो तो उसको हम कहते हैं कहत पड़ गया, और इंग्लिश में उसको कहते हैं फेमाइन, FEMINE फेमाइन। तो ये तो नहीं होगा। सही है, अब पीरियड ऑफ हैवी रेन्स, मॉनसून की वजह से रेन्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग विंड इन एशिया, सिर्फ एशिया में नहीं और भी जगह होती है। सी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज विंड्स डेट ब्रिंग रेन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द विंटर। सही है, ये ऐसी हवाएं होती हैं जो कि बारिश साथ लेकर आती हैं, इसको हम मानसून कहते हैं। सही है, हवाओं का ऐसा रुख बदल जाता है, विंड्स जो है ना ये लेकर आती हैं बारिश अपने साथ। सही है, तो मानसून की जो हवाएं चलती हैं उसके साथ बारिश भी आती है। खाली स्ट्रॉन्ग हवाओं को हम मानसून नहीं कहते। सो सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो मैंने लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लिया। सीजन्स, ये तो खैर बहुत आसान है। सीजन्स का जो है वो सिनोनियम क्या होगा? वेदर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, नहीं, एनी ऑफ 4 मेन पीरियड्स ऑफ द ईयर। सही है ना, ये इसका बी इसका राइट आंसर होगा कि एक साल में तकरीबन 4 सीजन्स आते हैं हमारे पास, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो ये कह रहा है कि कोई भी इनमें से एक जो है वो सीज़न कहलाता है। दिस शुड बी द राइट आंसर। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम का मतलब होता है किसी भी वर्ड की अपोजिट, यानी अल्फाज मुताजाद। फ्रेंड्स, फ्रेंड का जो है एंटोनियम क्या होगा? ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और एनिमी इज़ द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा एंटोनियम है। दुश्मन का दोस्त, दोस्त का दुश्मन, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब जो है वो कोई चीज़ खो जाना। गॉट बैक, फाउंड, रिसीव्ड, अचीव्ड, बहुत करीब करीब दिया हुआ है इन्होंने। गॉट बैक भी हो सकता है, फाउंड भी हो सकता है, लेकिन फाउंड जो है वो ज़्यादा सही आंसर होगा। दिस वन, फाउंड ज़्यादा सही होगा लॉस्ट का। और अगर यहाँ पर फाइंड होता, क्योंकि ये भी लॉस्ट जो है ना ये पास्ट में है, और ये फाउंड जो है ना ये भी पास्ट फॉर्म के अंदर है। तो अगर यहाँ फाइंड होता तो यहाँ पर इसका एंटोनियम लूज़ हो जाता।
सही है। तो ये सिमेट्री ज़्यादा सही है। प्रीपोजिशंस, यू ऑलवेज डू योर वर्क डैश टाइम, इन टाइम, एट टाइम, ऑन टाइम, टू टाइम। तो इसका आएगा यू ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम। सही है, तुम वक्त पर अपना काम कर लेते हो, वक्त पर, ऑन। सही है। और एट जो है ना, एट मोस्टली यूज़ होता है प्लेसेस के लिए। आई एम एट पार्टी, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट यूनिवर्सिटी, यू नो, आई एम एट हाउस, ऑलराइट, आई एम एट होम। ओके, तो ये एट मोस्टली प्लेसेस को डिनोट करता है। तो ये ऑन जो है ना ज़्यादा सही है। यू ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम अपना काम हमेशा वक्त पर कर लेते हो। सही ना। इसी तरह से आई विल बी वेरी केयरफुल डैश द फ्यूचर, आई विल बी वेरी केयरफुल फॉर द फ्यूचर, आई विल बी वेरी केयरफुल एट द, बाय द, नहीं, इन इज़ द राइट आंसर। आई विल बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर। और ये तो खैर आम सा उन्होंने दिया, हम कहते भी हैं ना कि आई विल बी वेरी, यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर द इन योर फ्यूचर फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आई विल बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहूँगा। तो ये प्रीपोजिशंस इस तरह से बहुत सारे हैं, और भी प्रीपोजिशंस हैं। मैथ्स का पार्ट आ गया, मैथ्स का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है भाई। इसको भी आप लोग देखिएगा, मैं भी देखूँगा। ये सॉल्व होगा फार्मूला लग के। बाकी क्या कह रहा है, टू लाइंस डेट मेक एन एंगल, हाँ ये तो पता है। टू लाइंस डेट मेक एन एंगल, उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, रेज, सेगमेंट या स्केलिन। तो दो लाइंस जो है ना वो अगर एंगल बना रही है, राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी, ठीक है, उन दो लाइनों के एंगल बनाने को रेज कहते हैं। यानी वो दो रेज होती हैं, व्हेन टू लाइंस मेक एन एंगल दे कॉल्ड रेज, ठीक है, इनको रेज कहते हैं। तो अभी आ गया जहन में। बाकी ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इसका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत आसान है। अब मैं आज सॉल्व करके तो दिखा नहीं सकता, ये बहुत आसान है। एक्स की वैल्यूज़ अलग कर लें, उनमें फिर एक्स जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो लगाएं, और ये जो नंबर्स हैं इनको अलग करके इनमें जो भी प्लस माइनस के ऑपरेशंस हैं वो लगाएं। जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक करें, एंड में जो रह जाएगी वो इन चारों में से कोई एक होगी। सही है। तो भाई इस तरह से है, ये थोड़ा सा समझ लो। बाकी ये साइंस का क्या आ गया, इसका मैंने किया हुआ भी है, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज फ्लू, इन चारों में से वायरस जो है ना वो फ्लू कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया, प्लांट, फंगाई नहीं, ये फ्लू कॉज नहीं करते। फ्लू जो है वो वायरल डिजीज़ है। सही है। द पार्टिकल इन लिक्विड मूव इन द फॉलोइंग मूवमेंट, पार्टिकल जो है वो लिक्विड के अंदर किस तरह से मूव करेगा। देखो लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो उस थोड़ी बहुत स्पेस के अंदर मूव करेगा, लिमिटेड स्पेस में। सो मूव रैंडमली विद अनलिमिटेड स्पेस, नोप। मूव रैंडमली विद लिमिटेड स्पेस, यप। वाइब्रेट एट फिक्स पोजीशन, नहीं। वाइब्रेट रैंडमली विद अनलिमिटेड स्पेस, नहीं। तो ये बी वाला आंसर सही है कि रैंडमली मूव करेंगे लिमिटेड स्पेस के अंदर। उसके बाद बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, वन बल्ब ब्लास्ट, व्हाट विल हैपन टू द अदर बल्ब। एक बल्ब जो है वो पैरेलल सर्किट के साथ अटैच हुआ हुआ है। याद करें, दो तरह के सर्किट्स होते हैं, सीरीज़ वाला जो होता है और पैरेलल होता है। तो जो पैरेलल वाले सर्किट्स होते हैं ना वो हमारे घरों में भी लगे हुए होते हैं। तो अगर एक बल्ब फ्यूज़ होगा तो दूसरे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो खूबसूरती है पैरेलल सर्किट की। लेकिन सीरीज़ में ये होता है कि करंट एक ही उससे सर्किट से आ रहा होता है। एक बल्ब तक अगर करंट ही पहुंचेगा तो दूसरे तक भी नहीं पहुंचेगा, तो एक फ्यूज़ होता, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे फ्यूज़ हो जाएंगे। इसीलिए सीरीज़ सर्किट्स हमारे घरों में नहीं होते। तो इसका आंसर होगा कि पैरेलल सर्किट से अगर कोई बल्ब्स लगे हुए हैं और अगर एक ख़राब हो जाता है या ब्लो हो जाता है तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो दूसरा रिमेन सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसको आराम से करंट मिलता रहेगा। वरना हमारे घरों में होता है, लो भाई एक लाइट फ्यूज़ हुई तो पूरे घर की लाइट्स फ्यूज़ हो गई अगर सीरीज़ में लगे हुए होते तो। ओके, अच्छा लास्ट वन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट। जी, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स तो वो होती हैं जो कि नेचुरली स्पेस बॉडीज़ जो होती हैं, मून हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स, मीटेओराइट्स, स्टीरॉइड्स, ये सब नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और मैन मेड सैटेलाइट्स जो होती हैं वो जो इंसान बना के स्पेस में भेजता है। तो अब इसमें से मून, सैचुरन, कॉमेट, ये सब नेचुरल हैं। स्पुतनिक 1 ये जो है मैन मेड है और ये रशिया की सैटेलाइट है। रशिया वाले ना अपनी हर चीज़ का नाम स्पुतनिक रखते हैं। आई डोंट नो इसकी पीछे क्या ये इसके लॉजिक है, देखना पड़ेगा कभी। अभी जो उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन निकाली है वो भी स्पुतनिक 5 के नाम से निकाली है, स्पुतनिक नाम रखते हैं। तो ये जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये थोड़ा सा पेपर हमने गो थ्रू किया भाई, इतना ही कर सकते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता ये लोग क्या देंगे, किस तरह से देंगे।
अपनी सी कोशिश जो मैंने अपने लिए की वही आप लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट कर दी। आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लेवल पर किसी ना किसी लेवल पर आपको फ़ायदा हो, कामयाबी हो। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।